इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट। और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे इन रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोग्राम में एज पर IAEA सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो बनाया हुआ 1996 में 1996 सो मे बी लाइक ईयर का कंफ्यूजन हो सकता है, बट इट वाज एज पर IAEA का जो बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से रेडिएशन प्रोटेक्शन में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें एक था कि रेगुलेटरी कंट्रोल के बारे में था कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है जो लाइसेंसिंग करती है और उसका काम जो है वो इंस्पेक्शंस करना है, दो चीजें। दैट वाज एज पर IAEA बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से। अभी क्या करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट AERB क्या बोलती है, राइट। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है जो इंडिया में इन चीजों को हैंडल करती है, और रेगुलेटरी कंट्रोल AERB का है। तो हम लोग उसको डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे, राइट, कि वो रेगुलेटरी कंट्रोल और इंस्पेक्शंस वो कैसे कंट्रोल कर रही है चीजों को, राइट। तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो जहां से कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो क्या चाह रही है एंड हाउ दे हैव मेड द प्रोग्राम, कि यदि हम उसको फॉलो कर रहे हैं रियली में तो हमारा डोज लिमिट जो है वो जनरली उतना ही रिस्क होगा उस पर जो एक जनरल जो रोड क्रॉस करने में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो वी विल बी रियली सेफ इफ वी रियली फॉलो द गाइडलाइंस वट एवर इट हैज बीन लेड डाउन बाय द AERB in terms of its safety codes, its safety guidelines. जो guidelines यदि हम follow करें तो it will be quite good. So let's go and see about the AERB as per AERB safety code जो है AERB RF MED SC2 revision 2 which is specifically for nuclear medicine. This is for especially for nuclear medicine facility. Nuclear मेडिसिन फैसिलिटी के लिए इसमें जो चैप्टर 2 जो है वो रेगुलेटरी कंट्रोल के बारे में बता रहा है, राइट। और जो भी इस स्लाइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है जस्ट कॉपीड फ्रॉम AERB सेफ्टी कोड, कोई अल्टरेशंस नहीं है, एग्जैक्टली कॉपीड है, ठीक है। It is just for purpose of explaining the AERB safety code to the students so that they should understand the code and it will be helpful for them to do some practice in day-to-day, use this code into the day-to-day practice. They will be convergent regarding that. It will be helpful also for the RSO exams, because certain questions may appear from this code, right? And they will be definitely, if they will be using this code in their practice in daily life, certainly the risk associated with the radiation they can minimize, right? So let's go and see. I will read line by line and I will try to explain the code, right? So रेगुलेटरी कंट्रोल लाइसेंस जो है बोलते हैं कि द लाइसेंस फॉर एनी प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग रेडिएशन एक्सपोजर इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ लाइसेंस ऑथराइजेशन रजिस्ट्रेशन कॉन्सेंट एज एस्टेब्लिश्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। व्हाट डज इट मीन? इट सेज कि जो लाइसेंस जो देंगे ये लोग उसमें कोई भी रेडिएशन प्रैक्टिस जहां पे आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होता है, राइट, उसके लिए लाइसेंस जो प्रोवाइड होगा वो किस किस टर्म पे होगा? एक या तो इन टर्म्स ऑफ लाइसेंस होगा
या ऑथराइजेशन वर्ड होगा, यू विल बी ऑथराइज टू डू सर्टेन थिंग्स आउट, यू विल बी लाइसेंस टू डू सर्टेन थिंग्स आउट, करेक्ट। और इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, योर रजिस्ट्रेशन होगा, या इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट होगा कि आपको कॉन्सेंट दिया कि आप ये काम करो, यू हैव बीन रजिस्टर्ड टू डू दिस थिंग्स आउट, यू आर ऑथराइज्ड टू डू दिस थिंग्स आउट, यू आर लाइसेंस्ड टू डू दिस थिंग्स आउट। ये सारे टर्म है लेकिन मतलब एक ही है। नहीं, सबका मीनिंग अलग अलग है और सबका यूज भी अलग अलग है, राइट। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशंस डालोगे उसमें वर्ड्स अपीयर होंगे कि जब वो अप्रूवल देते हैं, वेदर दे हैव गिवन यू द लाइसेंस, उन्होंने आपको लाइसेंस दिया है या आपको ऑथराइज किया है या किसी काम के लिए वो कॉन्सेंट दे रहे हैं, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी विच इज बीइंग हैंडल्ड, किस टाइप की फैसिलिटी है, कितना अमाउंट ऑफ एक्टिविटी हैंडल हो रहा है, उन चीजों पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। वो भी हम डिटेल में आएंगे कभी, राइट। लेकिन अभी हम सिर्फ इस कोड को नरेट करने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट एक आपको आइडिया डेवलप करा रहे हैं कि क्या एक्चुअली में AERB चाहती है और किस वे में वो फंक्शन कर रही है एज ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी और इंस्पेक्शन। दो चीज था, उसको रेगुलेट करना है, उसको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट इसलिए करना है कि वो चीजें जो उसने ऑथराइज किया या जो लाइसेंस दिया उसका मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा, जो लाइसेंस उसने जिस टर्म एंड कंडीशंस पे दिया था वो टर्म कंडीशंस फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है, वैसे उसके हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। फॉर दैट पर्पज दे हैव टू डू रेगुलर इंस्पेक्शंस, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर पार्ट ऑफ द रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोग्राम एंड दे आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ओके। सो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किस वे में दिया एक बार, राइट। इतने टर्म से वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यूज कर सकते हो आप इतने टर्म यूज करके, राइट। दूसरा, द लाइसेंसी जो है, लाइसेंसी इज बेस्ड ऑन द लाइसेंस इज बेस्ड ऑन रिटन एप्लीकेशन। पहली चीज कि जिस चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए उसके लिए आपको रिटन एप्लीकेशन डालनी है, और वो रिटन एप्लीकेशन पहले जो था वो हम लोग रिटन पेपर पे प्रिंट करते थे और प्रिंट कर करके फिर साइन करते थे, साइन करके फिर बाई पोस्ट भेजते थे पहले। बट जब से एलोरा सिस्टम आए हैं अभी क्या करना है, उसको साइन करना है, उसमें फॉर्म है बने हुए, राइट। एलोरा में कि जो फॉर्म फिलअप करने हैं और वहां से सिग्नेचर की फैसिलिटी है। पहले तो साइन करके भी डालना होता था, बट आजकल उन्होंने वो अपना बनाया हुआ है कि ऐसे फॉर्म में आप फिल करोगे और सबमिट करोगे, कुछ वेरिफिकेशन के कोड्स आते हैं, राइट, हर चीज के लिए। जैसे RSO का है, चाहे कोई एप्लीकेशंस लेना है तो किस फॉर्मेट में डालना है वो फॉर्मेट आपको चूज करना है और अप्लाई करना है। बट वो फाइनली उनके पास वही रिटन एप्लीकेशन इन सॉफ्टवेयर फॉर्म, मतलब सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में चला जाता है। सो आपको हर लाइसेंस जो भी मिलेगा इट विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एप्लीकेशंस, ठीक है। एक चीज अब जो है, नाउ इट इज थ्रू द एलोरा सिस्टम। द लाइसेंसी बोल रहा है, द लाइसेंसी शैल इंश्योर दैट persons handling radioactive material for nuclear medicine purposes are familiar with mandatory provision of atomic energy rules। पहली चीज ये बोल रहे हैं। एक क्या बोल रहे हैं कि लाइसेंसी को क्या इंश्योर करना है, दे शुड इंश्योर कि जो लोग भी जो पर्सन रेडियो एक्टिविटी को हैंडल कर रहा है, रेडियो आइसोटोप हैंडल कर रहा है न्यूक्लियर मेडिसिन पर्पस के लिए, वो किस चीज से फेमिलियर है, दे आर फेमिलियर विथ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल। वो उसको रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल के बारे में पता है, ये इंश्योर करना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि हम जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे जो चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कोर्स। आपके कोर्स में लिखा है या नहीं लिखा है, आप समझ गए। जब कोर्स डिजाइन हुआ था MSc का कोर्स तो बहुत पहले हुआ था। अभी जो रिसेंट के जितने चेंजेस हो रहे हैं, जो चीज रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए, करेक्ट। तो इस कोड के हिसाब से देखो क्या बोल रहे हैं कि यदि आप न्यूक्लियर मेडिसिन में काम कर रहे हो, रेडियो एक्टिव सोर्स हैंडल कर रहे हो, तो लाइसेंसी का काम क्या है, उसको इंश्योर करना है कि वो आदमी जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट प्रोविजंस जो है या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है
एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल का GSR नंबर 2004 का जो 303 पार्ट जो है उसके बारे में वो फेमिलियर है, उसको पता है कि ये रूल क्या है, राइट, उसके प्रोविजंस क्या है। दूसरा क्या बोला, द एटॉमिक एनर्जी सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव रूल्स GSR 125 1987। उसको दूसरे किस डॉक्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट कैसे करना है। उसके लिए भी AERB ने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। GSR 125 की बात स्पेसिफिकली कर रहा है और रूल जो कब डेवलप हुआ था 1987 में। तो ये रूल जो है अभी भी यही फोर्स में है। सो इसके बारे में भी उसको, इसमें मैंडेटरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रोविजन है, उसको पता होना चाहिए। ये कौन इंश्योर करेगा, लाइसेंसिंग को इंश्योर करना है। द सेफ डायरेक्टिव इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। दूसरा क्या बोला, सेफ डायरेक्टिव, सेफ्टी डायरेक्टिव जो है कई बार डे टू डे प्रैक्टिस में, जैसे मान लो कि कोड तो 2010 में ये बना, सेफ्टी रूल्स जो रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल कब बना, 2004 में बना। 2004 के बाद भी तो रूल आए। मान लो कि ट्रांसपोर्ट रूल चेंज हो गया, कोई पर्टिकुलर चीज है जो अब ये लोग क्या करते, देखो AERB में क्या है कि AERB मॉनिटर कर रही है। अब कहीं पे उन्होंने कुछ चेंजेस देखे, कुछ प्रॉब्लम्स देखे, उनको लगा कि नहीं जी हमें रूल में ये चेंज करना पड़ेगा, हम जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक ये चीजें जो होगी वो इम्प्रूव नहीं होंगी, करेक्टिव एक्शंस लेना है ना। तो रूल बीच बीच में चेंज होते रहते हैं। तो सेफ्टी डायरेक्टिव जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो क्या होती है, वो चेंज होते रहती है। तो बोला कि दे विल ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द सेफ्टी डायरेक्टिव इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। क्योंकि अभी के करंट रूल क्या है, उनके सेफ्टी डायरेक्टिव्स क्या थे, क्या क्या चीजें लोगों को ऑब्जर्व करनी है, वो सीखनी है, वो भी चीज उनको पता होना चाहिए, जो लोग भी रेडिएशन हैंडल कर रहे हैं। यू गॉट इट। उसके बाद क्या बोला, एंड अदर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन स्पेसिफिक केसेस। और किसी स्पेसिफिक केस में यदि ऐसा है तो वो देखना। जैसे अभी उन्होंने सर्कुलर निकाला था कि ये स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने देखा कि भाई ये स्टूडेंट जो है हैंडल करते हैं इक्विपमेंट्स, तो उन्होंने डायरेक्टिव निकाले नहीं, स्टूडेंट से काम नहीं करवाना है। ये भी एक डायरेक्टिव है, सेफ्टी डायरेक्टिव। तो ऐसे ऐसे करके जो जो चीज वो ऑब्जर्व करते हैं उसके लिए रूल, सर्कुलर चीजें जो है वो निकलती हैं, और वो आप देखोगे तो मिल जाएगा। तो ये बोलते हैं कि वो चीजें जो होनी चाहिए वो पार्ट में होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि हम लोग यदि स्टूडेंट से काम नहीं करवाना, जैसे मान लो कि हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कैसे देंगे भाई, उनको तो बीच में कभी ना कभी तो काम करना पड़ेगा। तो देन जैसे कि भाई ठीक है, आप उनके एक कुरिकुलम होने चाहिए, जिस कुरिकुलम के तहत वो क्या क्या काम करते हैं वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए मेंटेन कि भाई उन्होंने ये चीजें हैंडल करी और ये चीजें करते हैं, काम करते हैं, कि हमने उनको ट्रेनिंग पार्ट में ऐसा करा या कर रहे हैं। जस्टिफाइड है भाई, जब तक वो काम नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो भाई जो जो काम कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए। तो इस टाइप की चीजें वो बीच बीच में करके वो लेकर के आते हैं, अलग अलग आएगा। आपको और भी कोड दिखेंगे कई जगह। जैसे मान लो कि एक सर्कुलर 2020 में आया था कि भाई कि बहुत सारे जो इन्फोर्समेंट एक्शंस उनको लेने होते हैं AERB को, उसमें ये प्रॉब्लम देखा कि या तो RSO की बात एम्प्लॉयर नहीं सुनता या लाइसेंसी नहीं सुनता, या RSO जो है वो प्रॉपर एडवाइस नहीं देता, करेक्ट। तो इस टाइप की चीजें जो है उन्होंने नोटिस करी, तो बोला कि नहीं, AERB ने बोला कि RSO को सबकी एक सर्कुलर में दिया कि लाइसेंसी का ये काम है, एम्प्लॉयर का ये काम है, RSO का ये काम है कि उसको एडवाइस करना, और एडवाइस जो हो रिटन में हो तो ज्यादा अच्छा, रिटन में करना है ताकि वो एक रिकॉर्ड रहे, करेक्ट। तो इस टाइप के डायरेक्टिव्स जो है जब जो प्रॉब्लम्स आता है वो आते रहते हैं। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जो कुछ भी सेफ्टी डायरेक्टिव्स आ रहे हैं, उनके बारे में उनको अवेयर होना चाहिए, कराना ये
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो सोचो आप यदि सारी चीजों से आदमी अवेयर है और उस तरह की चीजें यदि फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली फैसिलिटी इज गोइंग टू इम्प्रूव, थिंग्स विल बी बेटर, करेक्ट। द लाइसेंसी, उसके बाद क्या बोलता है, द लाइसेंसी शैल इंश्योर कंप्लायंस विथ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन द अबव डॉक्यूमेंट्स, राइट, इन एडिशन टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन दिस कोड। दूसरा क्या बोल रहा है कि लाइसेंसी को क्या करना है, इंश्योर करना है कि कंप्लायंस जो है, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो इन कोड्स में एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल और सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव, टाइम टू टाइम जो सेफ्टी डायरेक्टिव्स जो निकले हैं, जो अदर इंस्ट्रक्शंस जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने प्रोवाइड करे हैं अदर देन दिस कोड, ये सारी चीजें जो हैं वो बोल रहे हैं कि इन द अबव डॉक्यूमेंट, ये जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन डॉक्यूमेंट में जो स्पेसिफाइड है उसके अलावा इन एडिशन टू दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन दिस कोड। अब इस कोड में जो बात बोल रहे हैं कि ये भी चीज होना चाहिए, उसके अलावा ये सारी चीज उनको फॉलो करनी है, समझ गए। ये लाइसेंसी का ये पार्ट है। वही लाइसेंसी शैल इंश्योर कंप्लायंस विथ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, आप समझे। कंप्लायंस का मतलब होता है कि उन्होंने ये रूल बनाया कि ये चीज होना चाहिए, वो है हमारे पास, जो टर्म कंडीशन है उस टर्म कंडीशन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, इसका होता है कंप्लायंस का मतलब, समझ। कंप्लायंस का कि आप कंप्लायंस मतलब कि आप उनके रूल्स रेगुलेशन के तहत ही काम कर, जो सेट रूल्स रेगुलेशन है उसी के हिसाब से काम हो रहा है, उसे कहते हैं कंप्लायंस। हाँ कंप्लायंस है। यदि उससे हट के काम हुआ तो वो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, समझ गए। हाँ। कि मतलब कुछ न कुछ इससे डेविएट हो रहा है, तो नॉन कंप्लायंस जब जनरेट होता है तो आइलोरा जो है आजकल कुछ नॉन कंप्लायंस जो है ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोई सर्वे मीटर है, उसका कैलिब्रेशन है, अब कैलिब्रेशन का एंड डेट आ रहा है तो नॉन कंप्लायंस जनरेट कर देगा। वो बोलेगा कि भाई इस तारीख को ये खत्म हो रहा है, आप इसके पहले कर लीजिए, राइट, आप इसका कैलिब्रेशन करवा लीजिए, उसके लिए कुछ एक्सटेंशन पीरियड देता है और नॉन कंप्लायंस उधर जनरेट हो जाता है। ये नॉन कंप्लायंस हो गया, आज के बाद आपका नॉन कंप्लायंस हो गया, लेकिन आपको इतना दिन का हम ग्रेस टाइम दे रहे हैं, इस बीच में आप इसको ठीक करा लीजिए। ठीक करा लेते हो, फिर जाके वहां पे अपलोड करते हो, सर्टिफिकेट दिखाते हो कि चलो जी मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है कैलिब्रेट हो गया, और जैसे उधर डालोगे सबमिट करोगे ऑटोमेटिकली नॉन कंप्लायंस हो वहां से खत्म हो जाएगा कि आपने उसमें आ गया, राइट। तो कंप्लायंस खत्म हो जाता है। कुछ कंप्लायंस जो है वो जनरेट होते हैं जब इंस्पेक्शन होता है तब, स्पेसिफिकली कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन हमने ये सारी चीजें देखी, ऑब्जर्व करी, अब उसको ठीक करिए उसको, तो उसके अगेंस्ट में भी आपको हर रिप्लाई बनाना पड़ता है, और जो रिप्लाई आप बना करके दोगे उनको, उस रिप्लाई से यदि वो संतुष्ट हैं तो देन दे विल क्लोज द नॉन कंप्लायंस, इफ दे आर नॉट देन दे विल क्या करें, नहीं वो बोलेंगे कि नहीं, दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, कि वो बोलेंगे कि नहीं ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, यू डू व्हाट एवर द थिंग्स वी हैव टोल्ड यू टू डू इट। उस नॉन कंप्लायंस को जो कंप्लायंस जो है उससे आप मतलब उसको फुलफिल करिए, जो भी हमने रिकमेंडेशंस दिया है, तब जाकर के वो जाकर के क्लोज होता है। गॉट इट। सो कुछ दो तरह से नॉन कंप्लायंस जनरेट होते हैं, आफ्टर इंस्पेक्शंस एक ऑटोमेटिक जनरेटेड बाय द सिस्टम होता है, ठीक है।